हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के इस सेशन में। आज मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन समझाने वाला हूँ। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे से सीखेंगे। जो भी क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, जो भी IIT में सवाल आते हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। शेयर सबसे कर देना इस सेशन को। क्लास 11-12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। देखो, रिलेशन को हम एक पार्ट में रिलेशन पढ़ेंगे, एक पार्ट में फंक्शन को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए रिलेशन होता क्या है। रिलेशन होता है कनेक्शन। ठीक है, रिलेशन का मतलब होता है कनेक्शन, सीधा सा मतलब। ठीक है, अब कनेक्शन किस में होगा? कनेक्शन बिटवीन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स या टू वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो सेट्स के बीच का जो भी कोई कनेक्शन होता है उसको ही क्या बोला जाता है? उसको ही रिलेशन बोला जाता है। समझ रहे हो आप? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ जो आपने पढ़ी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेली लाइफ में हम देखें तो देखो, फादर का सन से रिलेशन होता है, दो लोगों के बीच रिलेशन होता है। फादर सन का रिलेशन होता है, मामा मामी का रिलेशन होता है। ये रिलेशंस होते हैं, कनेक्शन, दो लोगों के बीच का कनेक्शन। यहाँ पर क्या आएगा? सेट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये मानिए कि अगर मुझे कोई फंक्शन गिवन है y = x प्लस में 5, वेयर x एंड 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये एक रिलेशन हमें गिवन है। ठीक है, ये एक रिलेशन हमें गिवन है। y(x) रिलेशन किस में है? और ये रिलेशन है, एक सेकेंड, x रिलेशन टू y। ठीक है, x y से रिलेटेड है। कैसे है? y बराबर में x प्लस 5 आ रहा है। x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5, ये हमें गिवन है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ। हमें दे रखा है कि y जो है वो x प्लस 5 के बराबर है और x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? x और y दोनों नेचुरल नंबर होंगे और x की वैल्यू 5 से छोटी होगी। तो मान लो मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y हमारे पास कितना आएगा? देखो 1 रखने से y आएगा 6। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y हमारे पास में क्या आएगा? 2 रखने से y हमारे पास में आएगा 7। x की वैल्यू अगर 3 में रखूंगा तो y हमारे पास आएगा 8। x की वैल्यू मैं 4 रखूंगा तो y हमारे पास में आएगा 9। x की वैल्यू 5 में नहीं रख सकता हूँ क्योंकि वो यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या दिए है। अब मैं इसको क्या करूँगा? ये इस टाइप से रिलेशन को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको ये x हो गया, ये y हो गया। x का y से क्या रिलेशन है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास में है, ध्यान से देखिएगा, इसको समझेंगे हम। मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो हमारा आंसर कितना आया था? 6 आया था। यानी कि मैं एक का रिलेशन किससे दिखा सकता हूँ? 6 से। मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो आया किससे? 7 से। मैंने 3 रखा तो आंसर आया 8 और मैंने 4 रखा तो आंसर आया 9। मतलब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यूज़ को मैं रखता जा रहा हूँ वैसे वैसे आंसर आ रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है? रिलेशन बोला जाता है। अब इसको देखो, रिलेशन को दो टाइप से लिखते हैं। सेट्स में मैंने बताया था, दो फॉर्म्स बताई थी सेट्स के अंदर। सेट्स अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हो, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है सेट को लिखने के लिए और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब मैं रिलेशन को लिखूंगा कैसे? ठीक है, इस रिलेशन को लिखा कैसे जाएगा ये देखिए आप। 1 का रिलेशन किससे है? 6 से है तो मैं लिखूंगा। 2 का रिलेशन 7 से है, 3 का रिलेशन 8 से है और 4 का रिलेशन हमारा 9 से है। ये हमारे पास में आएगा रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को हम ऐसे लिखेंगे। अब रिलेशन और फंक्शन में दो चीज़ें और होती हैं। एक तो होता है, क्या होता है? एक तो होता है डोमेन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और एक होती है रेंज। ठीक है, अब रिलेशन में तो आप बहुत आराम से सीख लोगे, फंक्शन में मैं बहुत डिफाइन करके आपको सिखाऊंगा कि फंक्शन में रेंज और डोमेन कैसे निकाला जाता है। रिलेशन में सीधा सा होता है। ठीक है, डोमेन का मीनिंग होता है कि हम जो भी x की वैल्यू या फिर जो भी वैल्यू को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको डोमेन बोला जाता है। ठीक है, डोमेन क्या होती है? अब यहाँ पर डोमेन क्या होगा? देखो, फंक्शन हमारे पास में है y बराबर में x प्लस 5। अब डोमेन किसको बोलेंगे? ठीक है, डोमेन किसको बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ठीक है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, डोमेन किसको बोला जाएगा? कि x की वह वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर x की वो वैल्यू पुट करो जिससे कि जो y का आंसर आए वो बिल्कुल डिफाइंड आंसर आ जाए। ठीक है, y का जो आंसर आए बिल्कुल डिफाइंड आंसर आ जाए, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को डोमेन बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये डोमेन होता है। तो रेंज क्या होगी? जो भी x की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर रहे हो उसको रखने से जो y का आंसर आता है उसको हम रेंज बोलते हैं।
अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैंने रिलेशन समझाया है, जो ये x वाला पार्ट होता है, जो वैल्यूज आपने पुट करी है, उसको डोमेन बोला जाता है और ये फंक्शन में बहुत काम आएगा क्लास 12th में। और ये जो आंसर्स आ रहे हैं चारों, ये रेंज वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये रेंज वाला पार्ट होता है। तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने इस पूरे को डोमेन बता दिया क्योंकि सारे यूज हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो इस पूरे को भी तो कुछ बोलते होंगे, तो इस पूरे को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, इस पूरे को क्या बोला जाता है, कोडोमेन वाला पार्ट। तो आपको यहां तक चीजें समझ में आएंगी आई होप कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम ये सेट, ये रोस्टर फॉर्म होती है, इसमें हम लिखना आना चाहिए हमको, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। अब रिलेशन में क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आते हैं रिलेशन में अंदर, वो हमें सीखने हैं, ठीक है। क्या आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये हमारा रिलेशन के अंदर आती है। लेट सपोज करो एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी हमारे पास में है 2 3 4। अब हमें क्या करना है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के बताना है, ठीक है, ए क्रॉस बी बताना है। तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए को बी से करना है तो ए को हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ लिखना है। यहाँ मल्टीप्लाई का मतलब गुणा नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लाई मतलब एक साथ रिलेशन बना के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले इस 1 को उठा लो और तीनों के साथ लिख दो, 1,2 लिख देंगे, 1,3 लिख देंगे, 1,4 लिख देंगे। चलो अब इस 2 को उठा लो और 2 के साथ सारों को लिख दो, 2,2, 2,3, 2,4। अब इस 3 को उठा लो और सबके साथ लिख दो 3,2, 3,3 और 3,4। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें कितने आए, देखिए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नंबर ऑफ हमारे पास कितने रिलेशन आ गए, यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर, कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आ गए। अब आप डायरेक्ट भी एलिमेंट्स निकाल सकते हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे, सेट ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं, एन ए की अगर मैं बात करूंगा तो 3 एलिमेंट है, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, अगर मैं एन बी का मतलब होता है एलिमेंट्स इन सेट बी, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये भी कितने हैं, 3। तो अब मैं यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स अगर मैं निकालना चाहूँगा, टोटल एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, टोटल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो वो हमेशा क्या होता है, एन ए क्रॉस में एन बी के बराबर ही आएगा, हमेशा डायरेक्ट भी बता सकते हो आप। एन ए कितना है, 3, और एन बी कितना है, 3, टोटल हमारे पास कितना आएगा, 9 आएगा। सिंपल सी बात है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद में देखो, आपने सेट में पढ़ा था सबसेट्स, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेट ए है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3। अब इसके सबसेट्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, सबसेट्स का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 की पावर n, किसी को अगर याद हो। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम नंबर ऑफ रिलेशंस भी निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस भी निकाला जाता है, सिंपल सी बात। अब नंबर ऑफ रिलेशन में तो 2 सेट होंगे, सेट ए होगा, सेट बी होगा, तो उसका फॉर्मूला आता है 2 की पावर xy। अब यहाँ पर x ले रहा हूँ मैं पहले सेट के एलिमेंट्स और y ले रहा हूँ दूसरे सेट के एलिमेंट्स। तो कई बार क्या डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि एक सेट में 2 एलिमेंट है, मान लो सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे बताइए कि ए और बी में जो रिलेशन होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा 2 × 2 में 3, यानी कि 2 की पावर 6 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास डायरेक्ट। तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो ये तो हमारी बात थी क्लास 11th की कि बहुत आराम से आप रिलेशंस के बारे में बता सकते हैं, रिलेशन क्या होता है। अब आता है क्लास 12th का कॉन्सेप्ट, यानी कि टाइप्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। टाइप्स की हम बात करेंगे, वहाँ से जेईई में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और क्लास 12th बोर्ड में भी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा पहला टाइप क्या आता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। नंबर 2 पर कौन सा होता है, सिमेट्रिक, ठीक है, नंबर 2 पर कौन सा होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट नंबर हमारे पास होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, लास्ट नंबर हमारे पास होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब तीनों को बारी बारी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक देखेंगे हम। सबसे पहले देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेम नंबर का उसी नंबर से रिलेशन। मान लो एक सेट आपको दिया गया था 1 2 3,
ठीक है। और एक रिलेशन है जो क्या दे रखा है हमें, ए क्रॉस ए का रिलेशन है, यानी कि ए का ए से ही रिलेशन है। और रिलेशन हमें क्या गिवन है, मैं देख लेता हूँ, 1 1 गिवन है, 1 3 गिवन है, मतलब 2 ए सेट हो गए यहाँ पर, आप ऐसे मान के चलो। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप हम कर रहे हैं, 2 3 हमें दे रखा है, 3 1 हमें दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है। अब हमें इसी को मैं चेक करके आपको तीनों चीज़ें समझा दूंगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। देखो सबसे पहले तो सेट हमें देखना है, जो भी सेट हमें गिवन होगा सवाल में उससे हमारा आंसर डिसाइड होगा। इस सेट में 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है सेम का सेम से, यानी कि दोनों नंबर सेम हो उसमें, तो यहां पर मैं देखूंगा कि सब बच्चे देखेंगे सर 1 1 दिखाई दे रहा है, मतलब बोल देते हैं इसको रिफ्लेक्सिव। बट ऐसा नहीं होगा। सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों का सेम पेयर यहां दिखाई देना चाहिए था। अगर सेट में 4 एलिमेंट है तो चारों का सेम सेट यहां दिखाई देना चाहिए था। अगर एक भी मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मैं यहां पर ध्यान से देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि सर 2 2 तो नहीं है यहां पर, और 3 3 भी नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, मस्ट कंडीशन क्या होगी कि जो हमें सेट दे रखा होगा वो सारे उसमें अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि 2 क्रॉस 2 does not belongs to this set A, so it is not reflexive। ठीक है, it is not reflexive। मुझे कोई एक बहाना चाहिए है, ठीक है, एक क्या चाहिए, बहाना चाहिए है। इसके बाद में करूंगा मैं सिमेट्रिक की बात। अब ध्यान देना है आपको, सिमेट्रिक का बहुत इंटरेस्टिंग सा केस होता है सिमेट्रिक को समझने का। इंग्लिश में आप में इफ और बट की कंडीशन पढ़ी थी, इफ एंड देन की कंडीशंस पढ़ी हुई हैं। अगर कोई भी रिलेशन में आपको ए कोमा बी, वेयर ए एंड बी आर डिफरेंट नंबर्स, अगर सेट में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, अगर ये हैं, देन हमें क्या ढूंढना है, बी और ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अब आप समझो, मैं कोई भी 2 डिफरेंट नंबर ले लेता हूं, जैसे ये दोनों ही ले लिए, इसको आप उठा लीजिए। पहला ए है, दूसरा बी है, यानी कि 1,3 अगर इसमें है तो 3,1 भी होना चाहिए, जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि सर ये वाला तो सिमेट्रिक हो गया, बट ऐसा नहीं है। अगर एक भी रीजन आपको मिल रहा है रिजेक्ट करने का, तो वो पूरे सेट को, पूरे रिलेशन को ही रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे मैं ये उठा लेता, गलती से मान लो कोई बच्चा ये उठाएगा, ये ए है, ये बी है, तो आपने क्या पढ़ा है कि सर 2 और 3 है ना, तो 3 और 2 दिखाई देना चाहिए था। अब यहां तो 3 और 2 नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो सेट हमने ये रिलेशन लिया है हमने, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब कई बच्चों के सवाल डाउट आ सकता है कि सर अगर मान लो कोई ऐसा सेट हुआ, कोई ऐसा रिलेशन हुआ, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? अब आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंट नंबर ही नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन है ही नहीं इसमें। तो इफ और देन यही काम आता है। इफ का मतलब हो गया यदि ऊपर वाली है तो ही नीचे वाली ढूंढनी है, अगर ऊपर वाली है ही नहीं तो नीचे वाली की तरफ जाना ही नहीं है। और ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा वो। यानी सिमेट्रिक कब नहीं होगा, सिर्फ एक ही केस में नहीं होगा, अगर ये वाली कंडीशन गिवन है और ये वाली कंडीशन नहीं गिवन है, उसके अलावा हर केस में ये सिमेट्रिक होगा ही होगा। अब आता है थर्ड नंबर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। फिर एक्सरसाइज जो क्लास 12th की 1.1 है उसके कुछ सवाल खुद से ट्राई करके देखना एक बार, और कमेंट करके मुझे बताना कि आप खुद से ढूंढ पा रहे हो नहीं ढूंढ पा रहे हो। ठीक है, इसके बाद में आता है ट्रांजिटिव। बड़ा ध्यान से ट्रांजिटिव को देखो, इसमें भी इफ की कंडीशन आती है। अगर ए कोमा बी रिलेशन में है एंड कोई बी सी के साथ रिलेशन में है, मतलब कोई 3 नंबर थे हमारे पास ए बी सी, ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो हमारे पास ए का सी से रिलेशन भी होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन आ गई। अब आप कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर मुझे ये बताइए कि किसी सेट में ए कोमा बी मिल गया बट बी कोमा सी नहीं मिला, तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल होगा। क्यों? एक ही केस ऐसा होगा जिसमें वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज कुछ भी आ जाए ट्रांजिटिव होगा। आप उसको याद करिए। अगर किसी सेट में ए और बी मिल गए, बी और सी मिल गई, ये दोनों मिल गए, ठीक है, ये दोनों मिल गए हमारे पास, तो ए और सी अगर नहीं मिला, ठीक है, ये दोनों मिल गए और ए और सी नहीं मिला, सिर्फ ये एक ही केस ऐसा होगा जहां पर ट्रांजिटिव नहीं होगा।
जहां पर ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज हर एक केस में वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब इस वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे ले जाकर दोबारा जब सवाल आप सॉल्व करने लगो तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में जो मैंने कंडीशन बताई है उसको दोबारा से एक बार सुन लेना, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। और मैं अगर आपको क्वेश्चंस फिर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं इससे अगला पार्ट पहले रिलेशन के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर। और अगर ये यहां तक की चीजें आपको समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर दिया करो। जय हिंद।